हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू भी चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल ए के लिए जीके पार्ट 12। और जैसे कि हमने कल के पार्ट में 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल ए के लिए बेस्ट तरीके से बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को। तो दोस्तों पार्ट नंबर 11 में 112 नंबर सवाल तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज करेंगे 113 नंबर सवाल से, ठीक है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे 113 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय झंडे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एमआर के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, हरा, लाल, केसरिया, सफ़ेद। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हो जाएगा केसरिया, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियाँ है। देखिए आप लोग देखे होंगे कि 3 पट्टियाँ होता है, ऊपर होता है केसरिया और बीच में सफ़ेद और नीचे हरा, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में होता है और हरा जो रंग होता है सबसे नीचे होता है, ठीक है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछा गया था पिछली बार एमआर के एग्ज़ाम में। देखिए जो चीज़ रियल है उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। ये पूछा गया था कि नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। पिछली बार ही पूछा गया था कि ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो 3:2, ठीक है। इसमें 24 तीलियाँ है। इसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया, ठीक है। ये भी सवाल पूछा गया था। और देखिए 24 जो तीलियाँ है, यहाँ पे मैंने देखिए कितना अच्छे से आपको बता दिए कि 24 जो तीलियाँ होता है इसका काम क्या होता है। देखिए बहुत चीज़ होता है इसका, समाधि, सुख, दुख, बहुत चीज़ होता है। एक बार देख लीजिएगा इसको जूम करके, या फिर इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके PDF डेली का डेली पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए नीचे है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी है सवाल। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए डिज़ाइनर कौन है, ये जो आपका फ्लैग हम लोग का इंडिया का, तो डिज़ाइनर है कौन, तो है पिंगली वेंकैया, ठीक है। पिंगली वेंकैया है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिकल्पना, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, यह कथन किसका है। एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये भी सवाल पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये मतलब कथन दिया था, ठीक है। अगला पॉइंट है भारत के तिरंगे, ठीक है, तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था। देखिए पहले क्या था कि यहाँ पे फिर से एक बार पढ़िए सवाल को, कि भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह, मतलब चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में, यानी कि चक्र बाद में आया और जो हम लोग का वहाँ पे चरखे पहले था, ठीक है। तो अस्तित्व में आया था 1947 में। नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए अब एग्जाम्स में यहाँ से सवाल कैसे आएंगे, पहला सवाल तो आ सकता है जो हमने आपको करवा दिया, ठीक है। हो गया ना पहला सवाल। अब देखिए आ सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज यानी कि इंडिया के जो फ्लैग्स है उसमें कितने तीलियाँ होती हैं, तो 24, ठीक है, ठीक है, करेक्ट। लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछा जा सकता है, तो 3:2 है, ठीक है। ये भी हो गया। अब देखिए सारनाथ वाला भी सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब ये भी आ सकता है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप मतलब कब अपनाई, तो आप बोलिएगा 22 जुलाई 1947 को। डिज़ाइनर कौन है भाई, पिंगली वेंकैया है, ठीक है। हमारे जो इंडिया के फ्लैग से डिज़ाइनर कौन है, पिंगली वेंकैया, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। अब देखिए कथन जो लिखा था, किसने लिखा था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया, तो 1947 में। तो इसमें लगभग आपको कितना सवाल, 7 सवाल मिल जाता है, ठीक है। तो 7 सवाल को रट लीजिएगा। अब की बार एग्जाम में यहाँ से 2 नंबर का पूछा जाएगा, फिक्स है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम्स में आएंगे कि लखनऊ हो या फिर बहुत सारा ऐसा सिटी है जो कि नदी के किनारे पर बसा है, तो ऐसा सवाल एग्जाम्स में आते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सरयू, गंगा,
घगर गोमती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि गोमती हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम सिंपल से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहीं पे मिल जाएगा। गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है, या फिर आप बोल सकते हैं कि लखनऊ में गोमती नदी है। ठीक है, क्लियर है ना, डाउट कोई देखिए आपको एक एक सवाल का जो मतलब डाउट होता है उसको मैं क्लियर करते चलता हूँ ताकि आपको लाइफ में या फिर आपका एग्जाम्स में डाउट ना हो। तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि लखनऊ में गोमती नदी है। ठीक है, गोमती नदी का बहाव उत्तर प्रदेश में 900 किलोमीटर तक है। यह वाराणसी के निकट सैदपुर के पास कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, अब बात आता है भाई यहाँ पे उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश की जो क्या है, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है, क्योंकि लखनऊ का हम लोग का बात आया था। ठीक है, लखनऊ फर्स्ट में आया था ना, यहाँ पे देखिए हम लोग का सवाल ही में था लखनऊ। तो लखनऊ के बारे में अगर डिटेल्स जानना है इस पर क्लिक कीजिए आप। देखिए लखनऊ पे क्लिक जैसे ही करेंगे आपको पूरा डिटेल्स में मिल जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करके लखनऊ के बारे में पूरा डिटेल्स जान सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए सवाल हम लोग का ये है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और सबसे बड़ा शहर लखनऊ है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी, पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह। सारा डाउट क्लियर, कोई डाउट नहीं आपको। देखिए सवाल कहाँ से आएगा, डीपली तो पूरा आएगा नहीं, जब भी आएगा तो मुख्यमंत्री ये वो मतलब पुलिस अधीक्षक महानिदेशक जो भी आएगा पूछा जाएगा। और मुख्यमंत्री हाँ हो सकता है तो मान लीजिए यूपी का फर्स्ट पूछा जा सकता है, करंट पूछा जा सकता है, ना कि आपका बीच में पूछा जाता है। ठीक है, जब भी पूछा जाएगा तो करंट या फिर प्रथम नोट कर लीजिएगा अपने माइंड में, और सेकंड भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग फर्स्ट और सेकंड थर्ड और करंट याद कर लीजिएगा। कहने का मतलब कि यूपी में फर्स्ट कौन थे, ठीक है, कौन मतलब कि आपका राज्यपाल, उसके बाद मुख्यमंत्री, उसके बाद मतलब जो भी है सारा देख लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद आप करंट में देख लीजिएगा। बस इतना पढ़ लेंगे ना सभी स्टेट का तो आपका काम हो जाएगा। एक एक बात को आप लोग फॉलो करेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे। नोट कर लीजिएगा अपने माइंड में। चलिए, किस भारतीय ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, ये जो थे सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। बात की जाए एक्सप्लेनेशन की, देखिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें साल 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए एक और सवाल आपके एग्जाम्स में आ सकता है कि नोबेल पुरस्कार किस देश से दिया जाता है ना, ये भी सवाल शायद पूछा गया था पिछली बार। देखिए पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा। नोबेल पुरस्कार नोबेल फेडरेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ठीक है, आ सकता है कि नोबेल पुरस्कार किसके याद में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ क्लियर करता हूँ जो इम्पोर्टेंट रहता है फैक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, बात की जाए एक्सप्लेनेशन की, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अब बात कीजिए यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा, तो देखिए इनके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में हमसे गलती हो गया। ठीक है, लॉर्ड होगा लेकिन लुई हो गया है। तो देखिए लुई माउंटबेटन जन्म 25 जून 1900 हुआ था 1900 में, और मृत्यु इनका हो गया था 27 अगस्त 1979 में। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, इनका जन्म 25 जून 1900 में हुआ था, अब मृत्यु हो गया था 27 अगस्त 1979 का। ठीक है, अब देखिए इनका लुई माउंटबेटन का मूल नाम क्या है भाई, ये भी नोट कर लीजिएगा। मूल नाम देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है, लुई फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोल्स। ठीक है, विक्टर निकोल्स था। वह भारत की आखिरी वायसराय 1947 थे और स्वतंत्र भारतीय संघ के पहले गवर्नर जनरल 1847 से लेकर
1948 थे, मतलब में थे। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, इतना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ सकता है आपके एग्जाम्स में कि स्वतंत्र भारतीय संघ के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप बोलिएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। कब से कब थे, तो 1847 से 1848, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे है तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया। इम्पोर्टेंट सवाल सबसे ज़्यादा, देखिए युद्ध वार जितने भी है देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका सिंपल सा बात है कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। सवाल हम लोग का क्या है, तराइन के द्वितीय यानी सेकंड युद्ध हुआ था, तो किसने किसको पराजित किया था, तो पराजित मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि विजेता है कौन, विजेता हो गया मोहम्मद गौरी। आ सकता है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में विजेता कौन है, तो आप बोलिएगा मोहम्मद गौरी। किनके किनके बीच लड़ाई हुआ था, तो आप ये भी आ सकता है कि तराइन के द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, क्योंकि यहाँ पे सवाल है किसने किसको पराजित किया था, लेकिन आ सकता है आपके एग्जाम्स में कि किसके किसके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ठीक है, देखिए कितना आपको एक एक डाउट मैं क्लियर करता हूँ। अगर सिलेक्शन आप लोग नहीं लेंगे ना, तो अगर आप लोग पास में कभी भी आएंगे तो बहुत आपको पीटेंगे, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, एक्सप्लेनेशन, बहुत डाउट क्लियर हो गया यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं। आगे देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में लड़ा गया था। यह युद्ध हिंदू राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान और भारत पर हमला करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। देखिए यहाँ पे भी क्लियर हो गया कि किनके किनके बीच यहाँ पे भी हुआ था लड़ाई। ठीक है, अब देखिए इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की करारी हार हुई। तराइन का मतलब मोहम्मद गौरी का यहाँ पे बहुत बुरी हार हो गई। और यहाँ पे आप बात कीजिए तराइन का तृतीय युद्ध, तो 1215 से लेकर 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो सब चीज़ क्लियर हो गया, तो आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए, मेरा गला सूख रहा है ना, इसलिए आगे देखिए, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सवाल हम लोग का यह था कि चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है, तो वो बंद करना होता है मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। 48 यानी कि 24 दूने 2 दिन पहले ही बंद करो भाई। मान लीजिए ऐसा नहीं करेंगे आप कि मतदान है आज और मतलब कि आप पे 9 बजे भोर तक या फिर सुबह 5 बजे भोर तक आप प्रचार कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल गलत चीज़ होगा। 2 दिन पहले, 24 दूनी 48 होता है ना, यानी कि एक दिन में 24 घंटा, तो 2 दिन में 48, यानी 2 दिन पहले आपको वो सब समाप्त कर देना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राजमार्ग दिल्ली से नहीं लगता। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसमें कोई एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है। आगे देखिए, 120 में 2018 का कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ पर किया गया था। इम्पॉर्टेंट सवाल है। देखिए इसका राइट आंसर सिंपल सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की, यहाँ पे बहुत सारा डाउट क्लियर होगा आपका। 2018 राष्ट्रमंडल खेल या फिर आप बोल सकते हैं 2018 का कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, आप दोनों चीज़ में से कोई एक बोल सकते हैं, राष्ट्रमंडल खेल बोल सकते हैं या फिर कॉमनवेल्थ गेम बोल सकते हैं। तो देखिए ये 2018 का कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 के मध्य में आयोजित हुआ था। ठीक है, यह ओलंपिक व एशियाड खेलों के बाद तीसरा सबसे बड़े बहु खेल स्पर्धा है। ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करी है। ठीक है, तो 2018 में 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करी है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। और देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट इतना पढ़ेंगे, इतना तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए
प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्त, आप बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 25 ईयर्स तक। न्यूनतम पूछ रहा है, यानी कि मिनिमम, आप मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम पूछा जा रहा है, तो मिनिमम हो जाएगा आपका 25 ईयर्स। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए एक्सप्लेनेशन में, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। वैसे संविधान में किसी न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, बस यह दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री को लोकसभा एवं राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो उनकी उम्र 25 ईयर्स तक, वही अगर वह राज्यसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु 30 ईयर्स तक होना चाहिए। सब चीज़ क्लियर, डाउट क्लियर, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। लेकिन ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में फर्स्ट वाला ही सवाल आएगा कि प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यही आएगा। ठीक है, तो आप मार दीजिएगा 25, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आप 30 मत मारिएगा, ये नहीं कि सर बताएं, लेकिन नीचे में आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दिए तभी तो आपको यहाँ पे 30 और 25 दोनों ऑप्शन है। लेकिन अगर सवाल ये बोले तो आपको 25 टिक कर देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचयिता कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचयिता कौन है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचयिता। तो इसका देखिए एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच अहमदनगर की जेल में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। देखिए आपके एग्जाम्स में आ सकता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना कब की गई थी, तो 1944 में की गई थी। तो किनके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, नेहरू जी ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। यह 1946 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। आ सकता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया को कब प्रकाशित किया गया, पुस्तक के रूप में कब प्रकाशित किया गया, तो आप बोलिएगा 1946 में। ठीक है, और ये आप 1946 में ये मतलब आपका बना था, मतलब इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया रचना की थी। ठीक है, 1944 में, और प्रकाशित की थी 1946 में, दोनों अलग सवाल है। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट सवाल, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, बता सकते हैं क्या। बहुत सारे इसमें सवाल में डाउट है और बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैंने इस सवाल में कम से कम मुझे एक्सप्लेनेशन लिखने में कम से कम लगा है तो लगा 20 मिनट, क्योंकि इतना ज़्यादा गलती दे रहा था यार। यूट्यूब पे भी मैंने कुछ वीडियो देखा, उसके बाद मैंने कुछ गूगल पे सर्च किया, विकीपीडिया, वहाँ पे भी कुछ गलत दिया। मैंने भी यार गजब का हो गया, लेकिन फिर मैंने हिस्ट्री पढ़ा तो मुझे पूरा क्लियर हो गया। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1937, 1942, 1943, 1945। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1945 में। ठीक है, 1945 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। चलिए बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में की गई थी। एक देखिए यहाँ पे सवाल आ सकता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी, 21 अक्टूबर 1943 में की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सिंगापुर में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना में राम बिहारी बोस की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रेरित होकर की गई थी। ठीक है, यह एक सशस्त्र सेना थी जिसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करना था। ठीक है, इसका उद्देश्य जो था भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करना था। अगला पॉइंट देखिए, सुभाष चंद्र बोस इस फौज के सर्वोच्च कमांडर थे। आ सकता है कि आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर कौन थे, तो आप बोलिएगा, क्या बोलिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी हैं। ठीक है, चलिए, है नहीं थे। अगला पॉइंट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया था। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया था। आज़ाद हिंद फौज इसी नारे के साथ 21 मार्च 1944 को भारत पहुँची थी। ठीक है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, नहीं अब इतना ही लास्ट है यार, आज मैं तो थक गया, कोई बात नहीं। और देखिए सभी लोग प्रैक्टिस सेट के लिए आज तो वेट करेंगे ही करेंगे, मुझे तो मालूम है, लेकिन
एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा आपसे कि मैं डेफिनेटली एकदम बिल्कुल मतलब कि अपने तरफ से पूरा कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिस सेट आज रिलीज़ किया जाए और सभी लोग का दिल बड़ा किया जाए, छोटा नहीं। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट रहूं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल पाऊँ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, व्यूज़ आएगा तो मुझे भी मज़ा आएगा कि हाँ भाई हमारी ऑडियंस देख रही है, मुझे मतलब कि अच्छा लग रहा है। चलो भाई वीडियो एक दिन में 5-6 बना सकता हूँ। अगर वीडियो एक दिन का अगर 1 वीडियो अगर 2K चले जाए ना, तो आपको मैं बहुत जल्द ही बहुत चीज़ें पेश कर दूँगा। इसके कारण से मैं अभी पेश नहीं कर रहा हूँ यार, व्यूज़ ही नहीं जाएगा तो पेश करके कोई फ़ायदा है ही नहीं। ठीक है, तो मैं भी सोचता हूँ कि चलो एक दो वीडियो करके बढ़ाया जाए, कैसे कैसे आगे चलो, कैसे कैसे नहीं, लेकिन पढ़ाई हम लोग का मस्त चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मस्त एकदम बिल्कुल मस्त। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।